हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। क्या हाल हैं? आई थिंक डूइंग वेल। आज हम शुरू करते हैं टॉपिक 9.5.1 दैट इज़ स्टोक्स लॉ। इसमें हम एक एक्सप्रेशन देंगे जो कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, लेकिन उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। व्हेन ए बॉडी फॉल्स इन ए फ्लूइड द बॉडी फेसेस ए रिटार्डिंग फोर्स विच इज़ कॉल्ड विस्कस फोर्स बाय द फ्लूइड। यानी कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल होती है, अगर ऊपर से कुछ भी गिर रहा है नीचे की ओर, तो एक रिटार्डिंग फोर्स ऊपर की ओर लगता है जिसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, किसके लिए ये एप्लीकेबल? ये लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है, जबकि जब हम पत्थर अगर फेंकते हवा में वो अलग चीज़ थी। वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट द लिक्विड्स। तो जब लिक्विड ऊपर से कोई फेंका जाता है तो उसे जो रिटार्डिंग फोर्स जो लगता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। बूंद, अगर मान लो कोई बूंद है ऐसे गिर रही है, तो एयर वगैरह की वजह से जो ऊपर की ओर जो रिटार्डिंग फोर्स जो मिल रहा है उसको हम विस्कस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि रेन ड्रॉप गिरती है हवा में, हवा से के थ्रू नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पर हर एक जगह हवा है, तो हवा ऐसे जो है एयर इसको जो है रिटार्डिंग फोर्स ऊपर की ओर लगाएगी, जिसको हम विस्कस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम ऑफ बॉब, BOB बॉब। ठीक, अच्छा, ये जो रिटार्डिंग फोर्स जो होता है, जो ऊपर की ओर, जो बूंद नीचे की ओर गिर रही है, रिटार्डिंग फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट, ये जो गिर रही है बूंद, कोई भी ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है, कोई भी का मतलब है लिक्विड, वो जो है इसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर ये ज़्यादा तेज़ी से आएगी तो इतना ही ज़्यादा ये विस्कस फोर्स लगेगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, तो विस्कस ड्रैग फोर्स जो है, विस्कस ड्रैग फोर्स F, उसको हम लिखते हैं 6 पाई eta AV। ये ध्यान रखना कि इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ, वेयर ईटा क्या है? ईटा है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड हो गई। ए रेडियस है किसकी? जो ये जो स्पेयर है, इस बूंद का स्पेयर का रेडियस है। ठीक, इसकी जगह और भी कोई लिक्विड भी हो सकता है, और V है इसकी वेलोसिटी विच इज़ कमिंग डाउनवर्ड। तो ये जो विस्कस फोर्स, जो ड्रैग फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए रेन ड्रॉप इन एयर इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द ग्रेविटी बट एयर गिव्स रिटार्डिंग फोर्स। उसको भी बोलते हैं बॉयंट फोर्स, ऊपर की ओर, एंड आपका विस्कस फोर्स ऑफ रेन ड्रॉप। यानी कि जब एक रेन ड्रॉप नीचे की ओर गिरती है, हम यहाँ पर ले रहे हैं एग्जाम्पल रेन ड्रॉप का, यानी कि बरसात की बूंद का, जब ये नीचे की ओर गिरती है तो ये एक्सेलरेट होती है, यानी कि स्पीड बढ़ती जाती है ड्यू टू ग्रेविटी के द्वारा इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन जो इसमें जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो इसको बॉयंट फोर्स देती है, एंड विस्कस फोर्स ऑफ रेन ड्रॉप विस्कस फोर्स देती है। ठीक है, सो व्हेन ग्रेविटी फोर्स यानी कि जमीन की ओर जो नीचे आ रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर इसे खींचेगी। व्हेन इट इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स, यानी कि ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स, प्लस और क्या, विस्कस फोर्स के बराबर अगर ये हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू दिस प्लस दिस, देन इन दैट केस दिस ड्रॉप will come downward with constant velocity। मैं इसे दोबारा बता देता हूँ।
जैसे ये बूंद गिर रही है, जब इसका जो बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स ग्रेविटी के फोर्स के बराबर हो जाएगा तो ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरने लगेगा। ठीक है, मान लो जो इसकी जो वेलोसिटी है नीचे की ओर आ रही है, जब वो ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है उसको हम इंडिकेट करते हैं वीटी से। वीटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी जब ये हो जाती है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम जो ग्रेविटी फोर्स है वो कैसे निकालते हैं? हमें पता है वॉल्यूम 4π/3 A³, ये तो हो गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप, ये वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाई बाई रॉ माइनस सिग्मा। रॉ क्या है आपका? ये है रेन ड्रॉप डेंसिटी, रेन ड्रॉप डेंसिटी हो गई ये। ठीक, और ये सिग्मा क्या है? फ्लूइड डेंसिटी। अब इसमें आपको डाउट होगा कि ये फ्लूइड डेंसिटी कहाँ से आ गया, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। ओके, दिस मस्ट बी इक्वल टू योर दिस 6π/AV। ठीक है, अब इससे जब इसे काटोगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर रह जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी v को मैंने यहाँ पे vt लिख दिया है जो कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब है vt विल बी इक्वल टू ये 4π/3 A² रॉ माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 6π/, ये। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, ये जो भी कटता है वो काट लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। अब ये इसमें यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि ये ड्रॉप वेलोसिटी, रेन ड्रॉप वेलोसिटी और फ्लूइड डेंसिटी कहाँ से आ गया। तो ये जो है एक्चुअली एयर का है, लेकिन अगर ये एयर का समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक कोई बूंद है, वो नीचे की ओर आ रही है, और मान लो ऑयल के, ये ऑयल है, ऑयल में गिरती है तो इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। तो ये है ये, तो ये दो चीज़ों का, एक तो जो ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसकी डेंसिटी है, और ये है जो जिसमें से ये पास होगा या हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एयर से पास हो रहा है। तो इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि टर्मिनल वेलोसिटी vt डिपेंड्स ऑन A², यानी कि रेडियस का स्क्वायर ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो ये मीडियम यानी कि 1/η पर निर्भर करता है। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 9.6 सरफेस टेंशन। ये मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहें, और अपना कमेंट अवश्य डालिए जिससे मैं अपने लेक्चर में सुधार कर सकूं। और अगर जो स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी, दे कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। इफ़ आई गेट at least 50 comments to prepare lectures in English, I will prepare in English also, so that English speaking persons also can be benefited from the lectures provided by me. Okay, तो सरफेस तनाव, सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ का मतलब है कि अगर मान लो इसमें पानी भरा है इस टब में, ये तो सबसे ऊपर वाली परत को हम बोलेंगे सरफेस। ठीक है, और ये परत जो है टेंशन देती है। अब इसे समझने के लिए मैं बताता हूँ, ये इसका मतलब है ये सरफेस हमेशा अंदर वाले इससे जो है जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने हाथ से पानी को छोड़ें तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे पानी नीचे जाता है, तो वो बूंद का आकार लेने लगता है। बूंद का आकार इसलिए लेता है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक, और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि
कुछ परत जो पानी की इस तरीके से होती हैं कि ये नीचे की ओर झुका रहता है। इसका मतलब है कि ये इन किनारों पर जब ये नीचे की ओर झुकना बताता है कि ये इनके मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम अब आगे चलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक्चुअली सरफेस टेंशन है क्या। उदाहरण जैसे कि आपके घर में दीपक या मोमबत्ती, या चलो दीपक मान लीजिए, दीपक आरती के टाइम पे करते होंगे। उस टाइम पे जो रुई का जो ये होती है बत्ती होती है, अगर नीचे तेल या घी हो तो ये अपने आप ऊपर की ओर चढ़ने लगता है अपने आप। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ों में पानी लगाते हैं तो लगाते तो जड़ में है लेकिन ऊपर तक पानी पहुंच जाता है। ठीक है, और आपने 5th 6th क्लास वगैरह में आपने ड्राइंग बनाई होगी अपने ब्रश से। तो ब्रश आपका अगर इस तरीके से है, ऐसे है, और अगर इसे पानी में डाल दें तो ये ब्रश जो है पानी से निकालोगे तो ये ब्रश कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है, यानी कि पानी से निकालने के बाद ये ब्रश जो नुकीला हो जाता है। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक, तो जैसे पानी से अगर हम हाथ भिगा लें तो पूरे हाथ पर जो पानी की परत चढ़ जाती है, उसका मतलब ये हमें सरफेस देता है। तो ये सब हमें जो अनुभव हैं वो ऑल दीज आर रिलेटेड विद फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये सारे एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि लिक्विड का जो सरफेस है वो फ्री होता है। सो लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। जो लिक्विड जितने भी हैं उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, नो डेफिनेट शेप। ठीक है, लेकिन इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम जो डेफिनेट होता है, कैसे होता है कि अगर हम पानी ये यहाँ पर पड़ा है मान लो कहीं पर भी, और इसे अगर गिलास में डाल दें तो वो उसका शेप ले लेता है, लेकिन इसकी जितनी भी मात्रा है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक, लेकिन जहाँ तक गैसेस का सवाल है, वो गैस के लिए ये वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट नहीं है। आप जैसे कि थोड़ी देर के लिए माचिस की तिल्ली जलाएं, उसमें से धुआं निकलता है, या मोटरसाइकिल या स्कूटी में से जब धुआं निकलता है तो थोड़ी देर बाद वो आपको दिखाई भी देना बंद कर देता है कि कहाँ चला गया। ठीक है, तो उसका ना ही कोई डेफिनेट शेप है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। तो ये जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं वो उसकी शेप ले लेता है, इसलिए ये डेफिनेट इसका वॉल्यूम तो है। ओके, सो लिक्विड हैव फ्री सरफेस एंड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि ये जो शेप है ये वो शेप होगी लिक्विड की जो कंटेनर में डाला जाएगा, लेकिन वॉल्यूम हमेशा उतना ही रहेगा। मान लो ये पतला होता तो ये ऊपर तक चला जाता, शेप वही होगी जो कंटेनर की है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा उतना ही रहेगा। जैसे कि आपने इसमें पानी डाला और ये थोड़ा कम चौड़ा होता तो ये ऊपर तक चला जाता, तो वॉल्यूम डेफिनेट हो गया। सो दीज सरफेस हैव एडिशनल एनर्जी। अब एक मज़ेदार बात है यहाँ पे कि जितने भी ये सरफेस होते हैं लिक्विड के, उनमें एडिशनल एनर्जी होती है। ये एक डाउटफुल वो है स्टडी, आगे आपको पता लगेगा। एडिशनल एनर्जी रहती है सरफेस पर हमेशा। ये आगे जैसे मैं बताऊंगा उसमें आपको डाउट क्रिएट होगा, दैट आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। ठीक, तो these surface have additional energy and this phenomenon is called surface tension। ये जो फेनोमेनन है, फेनोमेनन को हिंदी में बोलते हैं परिघटना। तो ये जो परिघटना है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक, और मोटे शब्दों में चलो ठीक है, ये हो गया। ये ऊपर वाली परत में एनर्जी ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। एज गैसेज हैव नो फ्री सरफेस, गैसेज में कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, दैट्स वाई गैसेज डू नॉट हैव सरफेस टेंशन, इसीलिए गैसों में सरफेस टेंशन नहीं होता है। ठीक, तो इसमें सिर्फ एक सरफेस टेंशन आया था, वो ये है कि जो लिक्विड का जो सरफेस है वो एक तो फ्री होता है, दूसरा मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, पानी का ऊपर चढ़ना, हाथ पर पानी गिराना, और तीसरा ये है कि इसका शेप फिक्स नहीं होती है, ये शेप वो लेता है जो लिक्विड में जिस कंटेनर में डाला जाता है। चौथा क्या था, वॉल्यूम इसका हमेशा एक सा रहेगा। और पांचवा क्या है कि ये जो है इसके जो
सरफेस पर है उसमें एनर्जी अंदर के मुकाबले ज़्यादा होती है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस पर एनर्जी ज़्यादा है। ओके, चलो अब है नेक्स्ट 9.6.1 सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी मतलब ये हम देखना चाहते हैं कि ये सरफेस पर एनर्जी होती कितनी है। तो इसके लिए मैं 2 उदाहरण लूँगा। अच्छा, ए लिक्विड इज टुगेदर ड्यू टू अट्रैक्शन एमंग मॉलिक्यूल। आपने देखा होगा कि अगर ये पानी है, पानी को अगर हमने इसमें डाल रखा है तो ये एक जगह किस लिए है, या अगर फैला भी हुआ है वो एक जगह रहता है, वो इसलिए है बिकॉज इसके जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ओके, ठीक, जबकि गैसेज में ऐसा नहीं है, वो उसे अगर छोड़ दें फ्री में तो वो भाग जाएंगे, वो दिखाई भी नहीं देंगे। ओके, ए मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इस पानी के अंदर एक ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ले लिया ए, एक ये मॉलिक्यूल है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके चारों ओर, हालांकि ये बहुत पास में है, ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास में है, एक दूसरे से मिले ही रहते हैं करीब करीब, तो लेकिन हम समझाने के लिए दूर दूर ले रहे हैं। ये कोई ये ले लिया है हमने, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं कि ये यहाँ पर मॉलिक्यूल है एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल पानी के अंदर, सरफेस पे नहीं, अंदर वाला मॉलिक्यूल, इसके चारों ओर और भी मॉलिक्यूल हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये बोलता है कि ए मॉलिक्यूल ए इनसाइड द लिक्विड इज अट्रैक्टेड टू ऑल इट्स नेबर मॉलिक्यूल्स। ये हर एक, जितने भी इसके जो आसपास जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल हर एक की ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक, दिस अट्रैक्शन गिव्स, ये जो अट्रैक्ट हो रहा है चारों ओर, ये अट्रैक्शन देता है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी देता है। ठीक है, दिस अट्रैक्शन गिव्स राइज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस किस पर निर्भर करती है ये पोटेंशियल एनर्जी? इट डिपेंड्स ऑन नंबर, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कितनी गिनतियों में, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि ये इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रखा है, उस पर ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। ओके, सो बट एवरेज जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है, इट रिमेन्स सेम। इसके सारे जितने भी हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वो सेम रहती है। ठीक, ए लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिस्पर्स दीज मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू वेपोराइज एंड टू डिस्पर्स दीज मॉलिक्यूल्स इन एयर। अगर आप इसे गर्म करें तो जो गर्म करेंगे हीट के रूप में ये उबलने लगेगा, तो हमें जो ज़्यादा हीट चाहिए इसके मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए, यानी कि वेपराइज करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, पानी के लिए, फॉर वाटर, दिस हीट इज या एनर्जी इज रिक्वायर्ड 40 किलो जूल पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल को हटाने के लिए, डिस्पर्स, हवा में भेजने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए 40 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब ऊपर हमने देखा था कि जो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल की जो परत है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। वो देखते हैं कि कैसे होती है। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसी को ही ध्यान में रखते हुए ऊपर वाले हिस्से को हटा दीजिए, तो एक परत बन गई। ये मान लो मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इसे हम बी बोल देते हैं, यानी कि अब हम यहाँ के मॉलिक्यूल को पढ़ने के बजाय अब हम यहाँ के मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं। मान लो ये बी है, तो जो कि सरफेस पर है। ये मान लो मॉलिक्यूल बी है जो कि सरफेस पर है, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे
यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, मतलब घिरा तो ये चारों ओर से ऊपर को छोड़ के, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, एक यहाँ मान ये एग्जाम्पल के लिए है, ये हो गया। ठीक है, अब इसका ध्यान दीजिए कि इफ़ ए मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल बी, जो कि सतह पर है, सरफेस पर है, इज एट सरफेस, देन इट हैज़ ऑलमोस्ट हाफ नेगेटिव एनर्जी। जब ये यहाँ इस परत पर है, उस कंडीशन में इसके मुकाबले, अंदर के मुकाबले इसकी जो एनर्जी है वो आधी रहेगी, हाफ, ये हो जाएगी हाफ। ठीक है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी अंदर के मुकाबले इस बी की। ठीक, एनर्जी ओनली हाफ मॉलिक्यूल्स सराउंड बी देन इनसाइड। क्यों रहेगी हाफ? क्योंकि इसकी जो अंदर की जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल नहीं है, केवल आधे ही मॉलिक्यूल इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं, इस वजह से इसकी एनर्जी आधी रहेगी। ओके, सो दैट्स वाई देयरफॉर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी। इसीलिए जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है वो एक्स्ट्रा एनर्जी उनमें होती है। अब ये तो कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ पर नेगेटिव फुल पोटेंशियल एनर्जी अंदर फुल थी, यहाँ पर सरफेस पर आधी भी हो गई, और फिर भी ये बोल रहा है कि एनर्जी ऑन सरफेस इज एक्स्ट्रा एनर्जी। क्यों? ये इसलिए है कि ये मान लो -5 जूल है, ठीक है, सरफेस पर इसकी आधी हो गई, सरफेस पर इसका आधी का मतलब है 2.5 जूल हो गई। अब ये बताइए ये ज़्यादा है या ये? नेचुरली ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव साइड में 5 है और ये नेगेटिव साइड में 2.5 है। दैट्स वाई ये एनर्जी ज़्यादा है, इट इज़ मोर। इट मीन्स एट सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी। मेरा ख्याल है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। दैट्स वाई लिक्विड टेंड्स टू हैव द लीस्ट सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशंस। इसीलिए लिक्विड का जो बाहरी जो सतह होती है, यानी कि ये बाहरी जो सरफेस है, इसीलिए लिक्विड की बाहरी सतह बाहरी कंडीशंस के अनुसार कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। दैट्स वाई लिक्विड टेंड्स टू हैव द लीस्ट सरफेस एरिया एज पर या अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशंस। हिंदी में वो मैंने बता ही दिया। इसीलिए लिक्विड बाहरी स्थिति के अनुसार कम से कम क्षेत्रफल घेरने का वो कोशिश करता है परत पर, इसीलिए वो बूंद बन जाती है, ठीक है। इसीलिए रेन ड्रॉप या हम पानी छोड़ें तो वो बूंद में कन्वर्ट होने लगती है। अच्छा, इफ़ वी इंक्रीज सरफेस एरिया, अब ये जो मान लो एक पहले तो ये पानी गिलास में था, अब इसे चौड़े टब में कर देते हैं ये, तो अब इसका जो सरफेस एरिया ये बढ़ गया, ठीक। अब ये एरिया इसका बढ़ गया सरफेस का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो वी रिक्वायर मोर एनर्जी। सो इसका मतलब है हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो दिस फंडा इज़ यूज्ड, ये जो सिद्धांत है, इट इज़ यूज्ड इन मोस्ट सरफेस फेनोमेनस। ये अधिकतर जो है हमारा ये फेनोमेनन, इट इज़ यूज्ड इन मोस्ट सरफेस फेनोमेनस। सो टू रिमूव ए मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल सरफेस पर है, उसे रिमूव करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए एयर में हमें जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि हीट चाहिए। सो ठीक है, और ज़्यादा हीट का मतलब है यानी कि आधी एनर्जी चाहिए। आधी का मतलब है जो नेगेटिव साइड वाला, ये वाला नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव ये तो कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई, ठीक। अच्छा, सो अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई लिक्विड हैज़ नो शार्प सरफेस। लिक्विड शार्प सरफेस क्यों नहीं रखते हैं? इसका आंसर सीधा सा है, लिक्विड इज़ मेड अप विद मॉलिक्यूल्स इन अनसर्टेन मोशन। जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है अनसर्टेन मोशन में बने हुए हैं। दैट्स वाई लिक्विड कैन नॉट हैव शार्प सरफेस, यानी कि इसीलिए लिक्विड का शार्प सरफेस नहीं होता है, यानी कि स्पष्ट सरफेस नहीं होता है।
सो रॉ डेंसिटी रॉ ऑफ लिक्विड यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिकम्स जीरो एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मॉलिक्यूलर साइज। तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो कुछ ही दूरी पर अगर इसे दूर कर दिया जाए वो जो है जीरो हो जाती है। सो इसीलिए इसका जो है स्पष्ट सरफेस या शार्प सरफेस नहीं होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव नाइस टाइम। अगेन आई वुड लाइक टू से you like and subscribe my channel and share to your friends so that you can get the latest lectures prepared by me. Okay, thank you and have a nice time.